हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस केमिस्ट्री सीरीज़ और ये उसका चैप्टर नंबर 1 है। हम लोग बायोलॉजी सीरीज़ में भी बहुत सारे चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 जो है दैट इज़ पदार्थ एवं उसकी अवस्था, मैटर एंड इट्स फॉर्म। तो देखिए बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सामान्य एक अध्ययन करने वाले हम लोग कि हम लोग अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं उनके बारे में थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम अपने चारों ओर अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वो सब पदार्थ है। देखिए पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, या मैटर को और हम लोग इसकी हिंदी बनाएं तो ये बनता है दैट इज द्रव्य। मैटर को हिंदी में बोलते हैं द्रव्य। तो देखिए हम अपने आसपास चारों ओर जो भी चीज़ें देखते हैं जिनका द्रव्यमान है, जिनका आयतन है, जो जगह घेरती हैं, ये सब इन सब को हम लोग पदार्थ की श्रेणी में रखते हैं। तो देखिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते ही मैं फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज मैटर। मैटर को ही बोलते हैं पदार्थ और पदार्थ को ही बोलते हैं द्रव्य। ठीक है, चलिए तो हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो सब जिनका मास है, जिसका द्रव्यमान है, जिसका आयतन है, जो प्रेशर लगाती है। जैसे सपोज करिए आपके पास में मान लीजिए एक फुटबॉल है, ठीक। आप लोग फुटबॉल को देखेंगे, उसका एक द्रव्यमान है, आपने उसमें जो हवा भर रखी है उसकी वजह से उसका आयतन भी है, और वो अगर आप लोग फुटबॉल को हाथ में लेते हैं तो फुटबॉल अपने द्रव्यमान के बराबर, अपने भार के बराबर जो दबाव है वो आपके हाथों पर भी लगाती है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए मैटर क्या है कि वो सभी चीज़ें जो क्या करती हैं, जो स्थान घेरती हैं, मतलब जिसका आयतन है, जो स्थान घेरती हैं, ठीक, जिसका द्रव्यमान है, जिसका द्रव्यमान है, जो दाब लगाती हैं, जो प्रेशर लगाती हैं, दाब का मतलब होता है प्रेशर, जो दाब लगाती हैं, और जो दाब लगाती हैं, और हम क्या लिख सकते हैं कि जो महसूस की जा सकती हैं। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को छूकर महसूस कर सकते हैं, जो महसूस की जा सकती हैं वो सब पदार्थ है। वो सब क्या है, वो पदार्थ है। तो देखिए कुल मिला के बात ये है कि आपके आसपास, जैसे आप लोग जिस चेयर पर बैठे हैं वो, आप लोग जिस टेबल पर पढ़ाई कर रहे हो वो टेबल, आप लोग जिस बुक से पढ़ रहे हो वो बुक, और आप लोग जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो या लैपटॉप में जो वीडियो देख रहे हो वो सब द्रव्यमान है, क्योंकि वो सब पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ के कुछ ना कुछ गुण उसमें शामिल हैं। ठीक, तो इनमें से कोई भी अगर एक गुण किसी वस्तु के पास है तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, हम उसको पदार्थ कह सकते हैं। अब देखिए कि वैज्ञानिक तरीके से अगर हम लोग किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो हमें उसको वर्गीकृत, हमें उसको क्लासिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक, क्योंकि हमारे लिए सुविधा हो। तो इस दुनिया में अनगिनत पदार्थ हैं, अनगिनत वस्तुएं हैं, तो इनको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के लिए वैज्ञानिक ने क्या किया, इस पदार्थ का कर दिया वर्गीकरण, इस पदार्थ का वर्गीकरण कर दिया। तो देखिए अगला टॉपिक है मेरे पास पदार्थ का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। पदार्थ का वर्गीकरण, या मैं बोल सकता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखिए हम लोग मैटर को दो भागों में बांटते हैं। हम लोग मैटर को दो भागों में बांट लेते हैं। पहला है भौतिक वर्गीकरण। भौतिक, देखिए बहुत आसान है ये चैप्टर और आप लोग अपने आसपास की चीज़ों से इसको रिलेट भी कर पाओगे। भौतिक वर्गीकरण, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग आगे चल के देखेंगे कि भौतिक का मतलब क्या है। चलिए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है दैट इज रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। दिस इज रासायनिक वर्गीकरण, या मैं क्या बोल सकता हूँ, केमिकल क्लासिफिकेशन। चलिए सर, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक वर्गीकरण।
देखिए भौतिक वर्गीकरण का मतलब सीधा सा क्या है कि हमने इनको भौतिक अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकृत किया है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग पदार्थ को वर्गीकृत करते हैं इस हेडिंग में, भौतिक अवस्था। अब हम लोग जानते हैं, आप लोग छोटी क्लासेस में, लोअर क्लासेस में पढ़कर भी आते हैं कि पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? ठोस है, द्रव है और गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर ठोस, ठीक है। दूसरा द्रव, ये द्रव है और ये द्रव्य है, तो दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे आप लोग। और तीसरा क्या आती है? गैस। अब देखिए, ठोस को सॉलिड, द्रव को लिक्विड और गैस को गैस हम लोग लिख देते हैं। तो ये भौतिक अवस्थाओं के आधार पर मैंने पदार्थ को 3 भागों में बांट दिया है। अब एक चीज़ समझिए आप लोग कि ये जो पदार्थ है, पदार्थ के अगर गुणों की बात मैं करता हूँ तो पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। कोई भी चीज़ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, जिसको आगे चल के वैज्ञानिकों ने नाम दिया था परमाणु का। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और इन कणों के बीच में लगता है एक फोर्स, एक बल लगता है जो इन कणों को आपस में जोड़कर रखता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग कि हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और हर ये जो कण है, जिस पदार्थ के अंदर जो कण प्रेजेंट हैं, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगने वाला है, जो बल लगने वाला है, इसकी स्ट्रेंथ के आधार पर हम लोग किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को सॉलिड, लिक्विड या गैस कहते हैं। एक समझिए बहुत छोटे से एग्जाम्पल से, मान लीजिए मेरे पास कोई ठोस है, ये ठोस है। हम लोग जानते हैं पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और जो अगर पदार्थ की वो ठोस अवस्था है तो ये पदार्थ के कण बहुत ही पास पास होंगे, क्योंकि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, जो बल होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा, जो इन कणों को आपस में जोड़कर रखता है। अगर मैं द्रव की बात करता हूँ तो द्रव में जो कण होंगे उनके बीच में एक कम फोर्स लग रहा होगा, जो बल लग रहा होगा उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। और गैस पदार्थ की जो अवस्था है उसमें जो कण हैं उनके बीच में लगने वाला जो बल है वो सबसे कमज़ोर है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है? अधिकतम बल। यहाँ पे कैसा लग रहा है? न्यूनतम बल। यहाँ पे कैसा लग रहा है? मध्यस्थ बल। ये मैक्सिमम, मिनिमम और ये इंटरमीडिएट। तो देखिए, ठोस पदार्थ की ठोस अवस्था बनती कैसे है? जब पार्टिकल्स के बीच में, जो ठोस जिससे मिलकर बना हुआ है, जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जब इन पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये पास पास आएंगे, और जब ये पास पास आएंगे तब ठोस का निर्माण होगा। अगर इनके बीच में बल थोड़ा सा कम है तो लिक्विड, और बहुत कम है तो गैस। हम लोग अब इस वाले टॉपिक में ठोस, द्रव और गैस की कुछ विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। आप लोग जानते भी होंगे। जैसे सबसे पहली मैं विशेषता, मैं लिखूंगा नहीं, बहुत सारी बोल दूंगा, आप लोग जानते ही हैं कि अगर मैं ठोस की बात करता हूं अगर मैं ठोस अवस्था की बात करता हूं तो इसका आयतन निश्चित है और इसका आकार भी निश्चित है। तो अगर मैं ठोस के बारे में कुछ विशेष बातें लिखूं तो आकार, ठीक, और आयतन दोनों के दोनों क्या हैं? निश्चित हैं। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, क्योंकि इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो पार्टिकल्स को लूज होने ही नहीं देगा, और जब पार्टिकल लूज नहीं होंगे तो उसका आकार भी नहीं बदलेगा। ठीक है। दूसरा, द्रव के केस में अगर हम लोग देखें, द्रव जैसे पानी ले लीजिए, आपने 1 लीटर पानी जो है वो किसी भगोनी में कर दिया, और वही 1 लीटर पानी आपने किसी बोतल में कर दिया। तो जब पानी आपने भगोनी में किया था तो उस पानी की शेप क्या हो गई थी? उस भगोनी जैसी। और जब बोतल में किया था तो उस पानी की शेप कैसी हो गई थी? उस बोतल जैसी। तो इसका मतलब ये है कि द्रव के केस में जो आकार है वो बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? क्योंकि इनके बीच में जो बल है वो वीक है, वो बल जो है वो कमज़ोर है। आकार
बदलता रहता है, लेकिन आयतन तो निश्चित है भाई। 1 लीटर पानी था दोनों ही केस में, तो आयतन निश्चित है और आकार बदलता रहता है। आकार बदलता है, आयतन निश्चित है। ठीक, ठोस के केस में दोनों ही चीज़ें निश्चित थी। अब मैं आ जाता हूँ गैस में। गैस के केस में आकार तो अनिश्चित है ही, आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है। इस वाले पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए। देखो, मान लीजिए जब हम लोग गैस के आयतन के बारे में बात करते हैं तो गैस का आयतन क्या होता है उसको समझिए। मतलब जिस एरिया में या जिस जगह पर गैस के अणु घूम सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, वो सब उस गैस का आयतन है। जैसे मान लीजिए हमारे रसोई गैस में जो सिलेंडर है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, हमने उसको सिलेंडर में भरा हुआ है, तो उस गैस का वॉल्यूम कितना है, उस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। मान लीजिए गलती से उस सिलेंडर में से एलपीजी जो है वो लीक हो जाती है, तो उस गैस के जो पार्टिकल्स हैं जहाँ जहाँ पर घूम सकते हैं, जहाँ पर एयर है, जहाँ पर एयर के पार्टिकल उस गैस के पार्टिकल को ले जाएंगे, वो सब उसका आयतन होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आकार अनिश्चित है और साथ में ही आयतन भी क्या है, आयतन भी अनिश्चित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। चलिए, अच्छा, ठोस के केस में बल कैसा लग रहा है, अधिकतम, यहाँ पे न्यूनतम, यहाँ पर बीच में इंटरमीडिएट। जब इसके पार्टिकल बहुत पास पास में होंगे तो ये जगह भी कम घेरेगा, तो आयतन क्या होगा इसका, कम। इसका आयतन क्या होगा, बहुत ज़्यादा। तो इसका आयतन कम है तो इसका जो घनत्व होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, इसकी जो डेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। हम लोग जानते हैं कि ठोस के जो पार्टिकल्स हैं बहुत पास पास हैं, जब पास पास होंगे तो कम जगह घेरेंगे, और कम जगह घेरेंगे तो आप लोग जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। और जब आयतन कम होगा तो घनत्व भी ज़्यादा होगा। तो इसका ठोस के केस में जो डेंसिटी है या जो घनत्व है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। गैस के केस में सबसे कम होगा क्योंकि इसका आयतन यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। लिक्विड के केस में सारी चीज़ें इंटरमीडिएट आएंगी। ठोस और गैस के बीच में जो भी है वो सब क्या है, वो लिक्विड है। तो लिक्विड के लिए ज़्यादातर सारी चीज़ें क्या आने वाली हैं, इंटरमीडिएट आने वाली हैं। और एक गुण देखिए, देखो, एक गुण होता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न को हिंदी में बोलते हैं विसरण। डिफ्यूज़न को बोलते हैं विसरण, डिफ्यूज़न। इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, कणों का आवागमन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ठोस अवस्था है उसके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे से अधिकतम बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है, उन पार्टिकल्स को घूमने की गुंजाइश नहीं है, और जब घूमने की गुंजाइश नहीं होगी तो वो अपनी जगह को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे, और जब वो अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे तो वो कभी भी डिफ्यूज़न शो नहीं करेंगे, करेंगे तो नेग्लिजिबल शो करेंगे। ऐसे समझिए इसको, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए मेरे पास चौक है और मेरे पास डस्टर है, या मान लीजिए दूसरी भी चौक है मेरे पास। ठीक, चौक ठोस है, दूसरी चौक भी ठोस है, मैं इन दोनों को पास पास रख देता हूँ। क्या ये चौक आपस में मिल गई? क्या दो चौक मिलकर एक चौक बन गई? नहीं, क्योंकि इसके पार्टिकल जो हैं वो अधिकतम बल के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसके पार्टिकल भी अधिकतम बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। इस वजह से इसके कणों का एक जगह से दूसरी जगह पर आवागमन नहीं होता है। वहीं अगर मैं लिक्विड का केस लूँ, आपने एक गिलास में पानी लिया और उसमें ऊपर से नींबू निचोड़ दीजिए, तो क्या होगा, उस नींबू का जो रस है, उसके जो कण हैं वो थोड़ी देर में ही पूरे पानी में मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा स्पून से, चम्मच से उसको हिला दीजिए। गैस के केस में क्या होगा, आपको हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए एक रूम है, आपका फ्रेंड बाहर से आया डीओ लगा के, तो आप लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद उस कमरे में डीओ की स्मेल आ जाती है, क्योंकि डीओ के पार्टिकल, गैस जो हवा है वहाँ पे, जो एटमॉस्फेयर में हवा है, वायु है, उसके पार्टिकल के साथ विसरित हो जाती है। तो सबसे कम डिफ्यूज़न किस में है, ठोस में। सबसे ज़्यादा किस में है, गैस में। बीच में किसका है, द्रव का है। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, अच्छा, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ठोस का होगा, सबसे कम गैस का होगा, और बीच में क्या आएगा, द्रव आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही जनरल कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ठोस की, द्रव की और गैस की। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी को संपीड़ित करना, दबा देना, है ना। जैसे अब मैं ठोस की बात करता हूँ, मेरे पास एक ठोस है, ठीक, ठोस के पार्टिकल्स पहले से ही बहुत कम जगह घेरे हुए हैं, वो एक दूसरे को टच करते हुए हैं। ठीक है,
अगर मैं उस पर और प्रेशर लगाता हूँ तो वो और पास पास नहीं आ सकते, क्योंकि वो पहले से ही एक दूसरे के बहुत पास हैं। द्रव के केस में पार्टिकल थोड़े से दूर दूर है, अगर मैं इनको बाहर से प्रेशर लगाऊंगा तो ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो ये द्रव किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। ऐसे ही गैस के पार्टिकल तो बहुत दूर दूर हैं, इनको पास में लेके आऊँगा तो द्रव, ये जो गैस है वो किस में बदल जाएगी, द्रव में, और जो द्रव है वो किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। तो इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है, गैस में, सबसे कम किस में होती है, ठोस में। ठीक, तो मैं जो कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ आप लोग उसको जो है पॉइंट वाइज नोट्स बनाते जाएंगे, आपके आगे चल के बहुत काम आने वाला है। अच्छा, केमिस्ट्री में हम लोग कोर केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, कोर केमिस्ट्री तो बहुत खतरनाक रहेगी आपके लिए। जैसा कि केमिस्ट्री मेरा मास्टर्स में सब्जेक्ट भी है, तो पढ़ाने को तो बहुत डिटेल में पढ़ा सकता हूँ केमिस्ट्री। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, केमिस्ट्री क्लासेस बाय नवीन शर्मा, जिसमें मैं 11th 12th क्लास को केमिस्ट्री और 9th 10th क्लास को हम लोग पूरी साइंस में डिस्कस करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर कौन सी केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जनरल केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जो आपके गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब मेरा रासायनिक वर्गीकरण क्या कहता है कि पदार्थ को रासायनिक आधार पर हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। एक है शुद्ध अवस्था, एक है शुद्ध अवस्था। देखिए मेरा मानना ये है कि हमको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, सिलेबस में कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, चाहे उस पर क्वेश्चन बना हो या नहीं बना हो, हम लोग पढ़ेंगे सारी चीज़ें, लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे होंगे उसको मैं हाईलाइट ज़्यादा कर दूंगा आपके सामने। तो ये रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध अवस्था और दूसरा क्या बन गया, मिश्रण। मिश्रण को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग केमिस्ट्री पहले से जानते हो, तो ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं। ठीक, शुद्ध अवस्था को बोलते हैं हम लोग प्योर स्टेट या प्योर फॉर्म। ठीक है जी, और मिश्रण के दो भाग हो जाते हैं। फिर मिश्रण के दो भाग हैं, समांगी मिश्रण, समांगी को बोलते हैं होमोजीनस, होमोजीनियस। ठीक, और दूसरा है विषमांगी, जिसको बोलते हैं हेट्रोजीनस। ठीक है जी, हेट्रोजीनस मिक्सचर, वो होमोजीनस मिक्सचर या हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब प्योर फॉर्म को फिर दो भागों में बांट लेते हैं। वो कौन सी फॉर्म है, देखो, एक है तत्व और दूसरा है पदार्थ। एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तत्व क्या है भाई, एलिमेंट। पदार्थ क्या है, कंपाउंड। ठीक है, अब समझिए आप लोग, रासायनिक वर्गीकरण में हम लोग पदार्थ को दो भागों में बांटे हैं, शुद्ध अवस्था और मिश्रण। शुद्ध अवस्था का मतलब क्या है कि पदार्थ की वो अवस्था जिसमें जैसे पदार्थ की वो अवस्था जिसमें या तो वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, या एक से अधिक अगर उसमें कण हैं तो वो एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं। समझिए अब, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तत्व और ये पदार्थ। तत्व की अगर मैं बात करूँ तो ये पदार्थ की शुद्धतम अवस्था है। किसी भी पदार्थ की क्या है, शुद्धतम अवस्था होती है, क्या, तत्व। जैसे आप लोगों को पढ़ते हैं ना भौतिक, आप लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, तो वहाँ पर हम लोग तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आयरन है, सोडियम है। जैसे मान के चलो मैंने लिखा है आयरन, तो इसका मतलब ये है कि सभी के सभी आयरन के कण होंगे, आयरन के परमाणु होंगे, सब के सब। ये तो मतलब क्या हो गया कि पदार्थ की वो अवस्था जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी है, उसको क्या कहते हैं, तत्व। पदार्थ की शुद्धतम अवस्था जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनी है, उसको क्या कहते हैं, उसको तत्व कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पदार्थ को देखिए, ये भी पदार्थ की क्या है, शुद्ध अवस्था है, लेकिन इसमें एक से अधिक प्रकार के कण हैं, एक से अधिक प्रकार के कण, लेकिन एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं, लेकिन एक निश्चित अनुपात, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक निश्चित अनुपात में। चलिए अब समझते हैं इसको। तत्वों की मैं बात करूं तो हम लोग तत्वों को तीन भागों में बांट सकते हैं।
कैसे? धातु, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटल, हम लोग बोलते हैं अधातु, अधातु जिसको बोलते हैं नॉन मेटल, और एक होती है उपधातु, उपधातु जिसको बोलते हैं सेमी मेटल या मेटेलॉइड्स। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक। और ये है सेमी मेटल या मेटेलॉइड्स, जिसमें धातु के कुछ और कुछ अधातु के गुण होते हैं, ठीक है सर। चलिए, पदार्थ की शुद्धतम अवस्था जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनी है। पदार्थ की शुद्ध अवस्था जिसमें एक से अधिक प्रकार के कण हैं लेकिन एक निश्चित अनुपात में है। जैसे मैंने लिखा H2O। अब देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रकार के कण हैं इसमें, लेकिन हमेशा याद रखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। अब वो अनुपात क्या होगा? देखो, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ग्राम, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो आप लोग इसका जब अनुपात निकालोगे तो क्या आएगा? 1:8 ही आएगा। चाहे इस पानी को आप लोग बारिश के पानी से लीजिए, समुद्र के पानी से लीजिए, नाली के पानी से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आने वाला है? 1:8 आने वाला है, 1:8 आने वाला है। तो आपको ये समझ में आया तत्व और पदार्थ में मेन अंतर क्या है, ठीक। अब आते हैं हम लोग मिश्रण पर। मिश्रण क्या होता है? देखो, इसमें भी मिश्रण का मतलब ये है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक प्रकार के कण, ये कंडीशन है इसकी, 2 या 2 से अधिक प्रकार के कण जो किसी भी अनुपात में मिले हों। इनका अनुपात फिक्स नहीं है, किसी भी अनुपात में मिले हों उसको बोल देंगे मिश्रण। अब समझिए, ये भी 2 प्रकार का है, समांगी और विषमांगी, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अब समझिए, मैंने क्या किया, मैंने पानी लिया, मैं शिकंजी बनाना चाहता हूँ, और मैंने पानी में डाल दी चीनी, मैंने पानी में शुगर डाल दी। तो हम लोग देखेंगे कि शुगर पानी में कंप्लीटली घुल जाती है, पूर्ण रूप से घुल जाती है, और कुछ देर बाद हमको चीनी दिखाई नहीं देगी, यहाँ पे केवल पानी पानी दिखाई देगा। तो हमें इस बर्तन में केवल पानी दिखाई दिया है, केवल एक अवस्था दिखाई दे रही है, इसीलिए क्या है? समांगी। वहीं अगर मैं एक बीकर लूँ, उसमें पानी लूँ, और पानी में मैंने क्या मिला दी? मैंने मिट्टी मिला दी, सैंड मिला दी मैंने, तो हम लोग देखेंगे कि नीचे मिट्टी पड़ी हुई है। तो मिट्टी की भौतिक अवस्था अलग है और द्रव की भौतिक अवस्था अलग आ रही है यहाँ पर। दैट मीन्स ये विषमांगी प्रकार का मिश्रण है। अब एक चीज़ देखिए, कुछ लोग शिकंजी में ज़्यादा चीनी चाहते हैं, कुछ लोग कम चाहते हैं, तो इसका अनुपात तो फिक्स नहीं हुआ। जिनको ज़्यादा मीठी चाहिए वो ज़्यादा चीनी डालेंगे, जिनको कम मीठी चाहिए वो कम चीनी डालेंगे, तो अनुपात तो फिक्स नहीं है। वही मैंने लिखा है कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के कण किसी भी अनुपात में मिले हों उसको क्या बोल देंगे? मिश्रण बोल देंगे। अगर उसमें केवल एक ही भौतिक अवस्था दिखाई दे रही है तो समांगी, एक से ज़्यादा दिखाई दे रही है तो विषमांगी, ठीक। अच्छा, अब ये जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ 2 प्रकार के हैं। पदार्थ 2 प्रकार के कैसे हैं? देखिए, एक है कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक ऑर्गेनिक, और दूसरे हैं अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। कार्बनिक पदार्थ के भी फिर 3 प्रकार हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट। ऐसे ही यहाँ पर एसिड, बेस और सॉल्ट, ठीक। तो अब आप लोग एक चीज़ समझिए कि हमको पूरी केमिस्ट्री में बस यही पढ़ना है, ये है पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस। हम लोग तत्वों में धातु, अधातु, उपधातु पढ़ेंगे, और जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट धातु होगी उसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पदार्थ पढ़ेंगे, हमारे लिए बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं केमिस्ट्री में जो हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं, जैसे फर्टिलाइज़र, जैसे उर्वरक हैं, घरों में यूज़ होने वाले बहुत सारे सफाई करने वाले, जैसे साबुन है, डिटर्जेंट है, वो सब पढ़ेंगे। जैसे हम लोग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं वो पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। मिश्रण हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे विलयन हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं जो हमारे लिए बड़े काम के हैं, तो वो सब हम लोग यहीं से पढ़ने वाले हैं। तो एक तरह से देखा जाए, ये पूरा चार्ट जैसे ही कंप्लीट होगा हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा हो जाएगा। लेकिन अब उसको समझने के लिए हमको बहुत सारे चैप्टर करने पड़ेंगे। जैसे मैंने बात करी है आपके सामने यहाँ पर परमाणु की, तो परमाणु क्या है, ठीक है, वो हमको पढ़ना है। परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है, वो सब चीज़ें हम लोग धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है।
अब मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस करता हूँ जो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं हैं ये एक दूसरे में चेंज हो जाती हैं। बड़े ध्यान से सुनिए और बहुत आसान है ये। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भौतिक अवस्थाओं का रूपांतरण। ठीक है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का रूपांतरण मतलब एक दूसरे में परिवर्तन, भौतिक अवस्था का रूपांतरण, इंटरकन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब इसको समझिए, मेरे पास है ठोस, ठीक है, मेरे पास है द्रव और मेरे पास है गैस। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत सारी डेफिनेशन आएंगी इसमें। सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। हम लोग जानते हैं सॉलिड में पार्टिकल बहुत ही पास पास हैं, द्रव में जो लिक्विड है जो पार्टिकल हैं वो थोड़े से दूर दूर हैं, और गैस में तो ये पार्टिकल बहुत ही दूर दूर है। ठीक है, जैसा कि मैंने वहाँ पे समझाया है। अब हमको करना क्या है सर कि ठोस को बदलना है द्रव में। अब आप लोग खुद सोचिए कि अगर मैं किसी ठोस को द्रव में बदलना चाहता हूँ तो मुझको क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पर ठोस में जो कण हैं वो बहुत पास पास हैं, तो मुझे यहाँ, और द्रव में क्या है, कण दूर दूर हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तापमान बढ़ाना चाहिए, मुझे टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए, ताकि इन पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी और ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए। ठीक है, दूसरा काम, अगर मैं, देखो ये पार्टिकल एक दूसरे की ओर जुड़े हुए हैं, बल लगा हुआ है, और अगर मैं बाहर से लगने वाले प्रेशर को कम कर दूं तो ये पार्टिकल और दूर दूर हो जाएंगे थोड़े से। भाई टेम्परेचर बढ़ाने से अपने आप दूर होंगे, प्रेशर कम कर दिया तो और ज़्यादा दूर हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर को बढ़ाऊँगा और प्रेशर को कम करूँगा। ठीक है जी। अब देखो, अगर मैं ठोस से गैस पर जाता हूँ तब भी सेम यही काम करूँगा, तापमान को बढ़ाऊँगा और प्रेशर को कम करूँगा, तभी तो ये पार्टिकल दूर दूर हो पाएंगे। चलिए, अगर मैं द्रव से गैस पर जाता हूँ तब भी यही काम करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर को कम करना पड़ेगा। प्रेशर कम करने का मतलब है कि पार्टिकल बाहर चले जाएंगे, हम लोग उनको जोड़ के नहीं रखना चाहते हैं। चलिए, अब उल्टा चलो ज़रा, कि अगर मैं द्रव को ठोस बनाना चाहता हूँ, द्रव को ठोस बनाना चाहता हूँ तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम, और प्रेशर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा। ऐसे ही अगर मैं गैस को ठोस बनाना चाहता हूँ तो मुझे टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं गैस को द्रव बदलना चाहता हूँ तो मुझको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज़ें पूछी जाती हैं बोर्ड एग्ज़ाम, आपके रेलवे एग्ज़ाम में, आप लोगों के जो एनटीपीसी एग्ज़ाम है उन पे ये कंडीशन बनती है कि अगर ठोस को द्रव में बदलना चाहते हैं तो बताओ टेम्परेचर और प्रेशर कैसा रहना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे डेफिनेशंस क्या बनती हैं कि जब हम लोग ठोस को द्रव में बदलते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, मेरे पास है यहाँ पर मैंने लिया ठोस, सॉलिड, यहाँ पे लिया द्रव, लिक्विड, और यहाँ पर मैंने लिया गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब करना क्या है हमको वो समझिए। अगर मैं किसी ठोस को द्रव में बदलना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा इसका, और जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं सर, उस टेम्परेचर को बोलते हैं गलनांक, या हिंदी में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अच्छा, ठोस से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं गलन प्रक्रिया, गलन प्रक्रिया। ऐसे ही जब हमारे पास कोई द्रव है और द्रव से बनाना चाहते हैं गैस, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो जिस टेम्परेचर पर ये काम होता है उसको बोलते हैं क्वथनांक, और क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, और इस पूरी प्रक्रिया को बोलेंगे क्वथन। क्वथन। अब अगर मैं गैस से सॉलिड बनाना चाहता हूँ, गैस से सॉलिड बनाना चाहता हूँ, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। हिंदी में इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। ठीक है। अब उल्टे आ जाइए। अगर मैं किसी द्रव को ठोस बनाना चाहता हूँ, तो मुझे ठंडा करना पड़ेगा वो। तो जिस टेम्परेचर पे ये काम होगा उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं फ्यूजन। ऐसे ही अगर मैं किसी गैस को द्रव में बदलना चाहता हूं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं संघनन। या हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। और जिस टेम्परेचर पे ये काम होगा उसको बोल देते हैं ड्यू पॉइंट, ओस बिंदु। ठीक है। और अगर मैं किसी सॉलिड को गैस में बदलना चाहता हूं तो इस प्रक्रिया का नाम भी होता है ऊर्ध्वपातन, या इसको भी बोलते हैं सब्लिमेशन। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है। अब इसको डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है, तो डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाइए, लॉकडाउन का सदुपयोग करिए, और जो भी वैकेंसी आने वाली है फ्यूचर में, आप लोग हतोत्साहित ना हो कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन हमको तैयार रहना है। जब भी वैकेंसी आएगी, जब भी एग्ज़ाम होगा, हम लोग अच्छे से उसमें अपीयर होंगे और डेफिनेटली हम लोग उसमें अपना एक स्थान को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।